नमस्कार। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया के उस हिस्से की बात करने वाले हैं जहां ज्यादातर लोग असल में मात खाते हैं। और ये चार्ट्स या स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं है। ये है उस दिमागी खेल के बारे में जो तय करता है कि कोई ट्रेडर सफल होगा या असफल। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो सबके दिमाग में होता है। आखिर ऐसा क्यों है कि इतनी सारी जानकारी, इतने सारे टूल्स होने के बावजूद ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में पैसा गंवा देते हैं? इसका जवाब शायद वहां नहीं है जहां हम सब ढूंढ रहे हैं। और सच कहूं तो जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। देखिए, प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम उस इंसान में है जो स्क्रीन के उस पार बैठा है। सफलता का रास्ता बाहरी दुनिया को समझने से नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को कंट्रोल करने से शुरू होता है। तो चलिए इसी आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मार्केट को ना एक आईने की तरह सोचिए। एक ऐसा आईना जो कोई लिहाज नहीं करता, वो बस वही दिखाता है जो सच है, खासकर एक ट्रेडर के बारे में। अलेक्जेंडर एल्डर की ये बात बिल्कुल पते की है। मार्केट एक साइकोलॉजिकल खेल का मैदान है। जैसे ही प्रेशर बढ़ता है, एक ट्रेडर के सारे इमोशंस, उसका डर, उसका लालच, उसका ईगो, सब सतह पर आ जाते हैं और मार्केट उन्हें कई गुना बढ़ाकर दिखाता है। देखिए, ट्रेडिंग करना हमारे इंसानी दिमाग के लिए नेचुरली ही बहुत मुश्किल है। हमें अनिश्चितता से नफरत है, लेकिन ट्रेडिंग में तो अधूरी जानकारी पर ही दांव लगाना पड़ता है। किसी को भी गलत साबित होना पसंद नहीं, पर यहाँ तो लॉस खेल का हिस्सा है और यही प्रेशर हमारी कमजोरियों को सामने लाता है। और इन सारी कमजोरियों में से दो इमोशंस सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। ये हर ट्रेडर के अंदर छिपे होते हैं और बस सही मौके का इंतजार करते हैं कि कब वो कंट्रोल अपने हाथ में ले सकें। यहाँ पर डर और लालच को काम करते हुए साफ देखा जा सकता है। डर अच्छे मौकों को हाथ से जाने देता है। ये दिमाग में फुसफुसाता है, रुक जाओ कहीं ये गलत ना हो जाए, और एक अच्छा ट्रेड निकल जाता है। दूसरी तरफ है लालच, जो लापरवाही को बढ़ावा देता है। वो चिल्लाता है और पैसा और जल्दी, और इसका नतीजा होता है बड़े बड़े नुकसान। ये दोनों मिलकर किसी भी अच्छे प्लान को बर्बाद कर सकते हैं। तो निचोड़ ये है, डर एक ट्रेडर को पंगु बना देता है, मतलब वो अपनी स्ट्रैटेजी को ठीक से एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाता। और लालच, वो तो ये यकीन दिला देता है कि नियम तो बाकियों के लिए हैं, इस बार मामला अलग है। लेकिन सच तो ये है कि मार्केट किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन कहानी सिर्फ डर और लालच पर खत्म नहीं होती। कभी कभी असफलता की जड़ें और भी गहरी होती हैं, जो उन सपनों से जुड़ी होती हैं जिन्हें लोग मार्केट में पूरा करना चाहते हैं। कई लोग ट्रेडिंग को एक शॉर्टकट की तरह देखते हैं, बिना बॉस के पैसा, बिना मेहनत की आज़ादी। वो प्रोसेस के उबाऊ काम के बजाय मार्केट के रोमांच के लिए आते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडिंग कोई रोमांच नहीं है, ये एक बिजनेस है जिसके लिए बहुत सख्त अनुशासन चाहिए होता है। और अब एक ऐसा सवाल जो शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे। क्या ये मुमकिन है कि कुछ लोग अनजाने में सबकॉन्शियसली खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हों? क्या वो असल में हारने के लिए ट्रेड कर रहे हैं? सुनने में बहुत अजीब लगता है ना, पर यह सच है। कुछ लोग सफलता से डरते हैं या उन्हें अंदर ही अंदर लगता है कि वो इसके लायक नहीं है। तो जैसे ही वो जीतना शुरू करते हैं, वो अपने ही नियम तोड़कर, रिवेंज ट्रेडिंग करके या कोई बड़ी लापरवाही करके सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। ये सेल्फ साबोटाज है, यानी आत्मविनाश। और बस यहीं पर आकर मार्केट पैसों की जगह एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड बन जाता है। ये पैसे कमाने के बारे में कम और अपने अंदर के राक्षसों से लड़ने के बारे में ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। जो सफल ट्रेडर्स होते हैं, उनकी सोच हारने वालों से इतनी अलग क्यों होती है? इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक तरफ है हारने वाला ट्रेडर, जिसे हर हाल में सही साबित होना है। उसका ईगो दांव पर लगा होता है, वो मार्केट से लड़ता है। दूसरी तरफ है जीतने वाला ट्रेडर, जो ये समझता है कि वो गलत हो सकता है। वो नुकसान को बिजनेस का एक हिस्सा मानकर शांति से स्वीकार करता है और अपने प्लान पर टिका रहता है। उसका फोकस सही होने पर नहीं, बल्कि लंबे समय में प्रॉफिटेबल होने पर होता है। और यही है सबसे बड़ा सीक्रेट। कोई भी मार्केट को 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। सफलता इसमें नहीं है कि कोई क्या सोचता है कि आगे क्या होगा, बल्कि इसमें है कि जब मार्केट कुछ अनप्रेडिक्टेड करता है तो वो कितनी शांति और अनुशासन से रिएक्ट करता है। तो सवाल उठता है कि ये डिसिप्लिन आता कहाँ से है? ये कोई जादुई शक्ति नहीं है जिसके साथ लोग पैदा होते हैं। इसे बनाया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है।
हम अक्सर सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है विल पावर, मतलब अपनी भावनाओं से लड़ना, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसे ऐसे नहीं देखते। उनके लिए डिसिप्लिन एक बाहरी सिस्टम है, एक ढांचा है जिसे वो खुद को बचाने के लिए बनाते हैं। ये है वो ढांचा। एक लिखा हुआ ट्रेडिंग प्लान इमोशंस को बीच में आने से रोकता है। पहले से तय रिस्क लिमिट्स और स्टॉप लॉस आपको बड़े नुकसान से बचाते हैं। ये नियम विल पावर की जरूरत को ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि सारे फैसले तो पहले ही लिए जा चुके हैं जब दिमाग शांत था। और ये बात गांठ बांधने वाली है। एक ट्रेडिंग प्लान का मकसद मार्केट को हराना नहीं है। इसका असली मकसद है ट्रेडर को उसके अपने सबसे बड़े दुश्मनों, डर, लालच और ईगो से बचाना। ये सेल्फ कंट्रोल का एक टूल है। और आखिर में सब कुछ बस इस एक सच्चाई पर आकर टिक जाता है, मार्केट जो करेगा वो करेगा। एक ट्रेडर का एकमात्र कंट्रोल सिर्फ अपने एक्शन पर है, कब ट्रेड में घुसना है, कब निकलना है और कितना रिस्क लेना है। और यकीन मानिए, लंबे समय में सफल होने के लिए बस इतना ही कंट्रोल काफी है। तो हम वहीं वापस आ गए जहां से हमने शुरू किया था। बाजार एक आईना है, तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, जब आप अपने ट्रेड्स को देखते हैं तो वो आईना आपके बारे में क्या दिखाता है? क्या वो अनुशासन और धैर्य दिखाता है, या फिर डर और लालच? इसका जवाब ही आपकी ट्रेडिंग यात्रा का रास्ता तय करेगा। नमस्कार। आज हम एक बिल्कुल ही अलग भाषा सीखने वाले हैं। ये कोई नंबर्स या डेटा की भाषा नहीं है, बल्कि ये है इंसानी जज्बातों की भाषा। तो चलिए इस एक दमदार सोच के साथ शुरू करते हैं। ये लाइन हमें एक सीधी सच्ची बात याद दिलाती है कि बाजार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या सोच रहे हैं या क्या महसूस कर रहे हैं। उसकी सिर्फ एक ही जुबान है, और वो है कीमत। देखिए, बाजार के बारे में बातें तो बहुत होती हैं, टीवी पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह। लेकिन ये सब सिर्फ शोर है। असलियत कहाँ दिखती है? प्राइस चार्ट पर। चार्ट हमें ये नहीं बताता कि लोग क्या कह रहे थे, बल्कि ये दिखाता है कि लोगों ने असल में अपने पैसे से क्या किया। ये राय और एक्शन के बीच का फर्क है। तो एक चार्ट को सिर्फ लाइनों और नंबरों की तरह देखना बंद करना होगा। इसे एक साइकोलॉजिकल मैप, यानी कि एक मनोवैज्ञानिक नक्शे की तरह देखिए। हर एक कैंडल, हर एक उतार चढ़ाव, ये सब डर, लालच, उम्मीद और घबराहट के बीच चल रही एक लड़ाई की कहानी सुना रहा है। तो चलिए इस मनोवैज्ञानिक नक्शे को पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या बताता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये सिर्फ चार्ट पर खींची हुई लाइनें नहीं हैं। सोचिए, ये बाजार की याददाश्त है। ये वो इमोशनल जोन्स हैं जहां ट्रेडर्स को या तो बड़ा नुकसान हुआ था जिसका दर्द उन्हें याद है, या फिर उन्हें एक बहुत अच्छा मौका मिला था जिसकी खुशी उन्हें याद है। यहीं पर पहले भी बड़ी लड़ाइयां हो चुकी हैं। पर सवाल ये है कि ये जोन इतने पावरफुल होते क्यों हैं? इसके पीछे सीधा साधा इंसानी मनोविज्ञान है। देखिए, हम इंसानों को ना फायदे से ज्यादा नुकसान चुभता है और याद रहता है। और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, वो भी इन्हीं लेवल्स पर अपने निशान छोड़ जाते हैं। तो बस पछतावा और उम्मीद जैसे जज्बात इन खास कीमतों के आसपास आकर जमा हो जाते हैं। अब बात करते हैं ट्रेंड की। एक ट्रेंड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मार्केट ऊपर या नीचे जा रहा है। नहीं, ये असल में दो इमोशनल ग्रुप्स के बीच की लड़ाई है। एक तरफ खरीदार है, दूसरी तरफ बेचने वाले। और ट्रेंड तब तक चलता रहता है जब तक एक ग्रुप दूसरे पर पूरी तरह से हावी न हो जाए। तो जब मार्केट में खरीदारों का कंट्रोल होता है तो उसे अप ट्रेंड कहते हैं। इसमें आत्मविश्वास साफ झलकता है। जीतने वाले अपनी पोजीशंस बढ़ाते जाते हैं। और जब बेचने वाले हावी हो जाते हैं तो होता है डाउन ट्रेंड। यहाँ डर का माहौल होता है और जो लोग हार रहे होते हैं वो अपनी हार मानने में देरी करते हैं। यही साइकोलॉजी है जो ट्रेंड को फ्यूल देती है। तो किसी भी ट्रेड में घुसने से पहले सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल यही पूछना होता है, क्या बाजार ट्रेंडिंग है या रेंजिंग? और ये सवाल इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसका जवाब ही आपकी पूरी स्ट्रैटेजी तय करेगा। इसको ऐसे समझिए, ज़्यादातर ट्रेडिंग लॉसेस इसलिए होते हैं क्योंकि लोग मार्केट की कंडीशन के लिए गलत औज़ान इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर मार्केट ट्रेंड में है तो वो धैर्य को इनाम देता है, लेकिन अगर मार्केट एक दायरे में फंसा हुआ है यानी रेंजिंग है तो वहाँ फुर्ती और तेज़ी से काम लेना पड़ता है। ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश वहाँ सज़ा देगी।
तो ये तो साफ हो गया कि सही मार्केट में सही स्ट्रैटेजी चुनना कितना क्रिटिकल है। चलिए अब कुछ ऐसे खास पलों को डिकोड करते हैं जहां बाजार की साइकोलॉजी सबसे साफ-साफ नजर आती है। ब्रेकआउट, असली बनाम नकली। होता क्या है? कीमत एक जरूरी लेवल को पार करती है। अब अगर ये असली ब्रेकआउट है तो इसमें बहुत सारे नए लोग शामिल होंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा और कीमत उस लेवल के ऊपर टिकेगी। लेकिन अगर ये नकली है तो कीमत तेजी से वापस पलट जाएगी और जो लोग देर से आए थे वो बुरी तरह फंस जाएंगे। ये एक जाल है। और पता है, प्रोफेशनल्स अक्सर इसी का फायदा उठाते हैं। वो भीड़ की इस भावनात्मक गलती पर खेलते हैं। जब कोई ब्रेकआउट फेल होता है तो वो बेचते हैं, जब कोई ब्रेकडाउन फेल होता है तो वो खरीदते हैं। वो भीड़ के साथ नहीं बल्कि भीड़ के खिलाफ ट्रेड करते हैं। चार्ट पर दिखने वाली ये कंगारू टेल्स, मतलब किसी कैंडल की लंबी सी पूंछ या विक, ये बहुत कुछ बताती हैं। इसका मतलब है कि मार्केट ने एक डायरेक्शन में जोरदार हमला किया लेकिन वो बुरी तरह फेल हो गया। ये इमोशनल थकावट का सिग्नल है और एक इशारा है कि अब पावर दूसरी टीम के हाथ में जा सकती है। तो अभी तक हमने नक्शा पढ़ना सीखा, अब बारी है एक प्रोफेशनल की तरह सोचने की, उसकी मानसिकता अपनाने की। इसे ऐसे देखिए, शॉर्ट टर्म चार्ट्स, मतलब 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट्स, इनमें बहुत ज़्यादा शोर और इमोशन होता है। ये आपको ओवर ट्रेडिंग करने पर मजबूर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं, जैसे डेली या वीकली, वो आपको बड़ी तस्वीर दिखाते हैं, असली स्ट्रक्चर और इरादा बताते हैं। इसलिए हमेशा पहले बड़ी तस्वीर को देखना समझदारी है। अब ये बात थोड़ी सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन है 16 आने सच। खबरें बाजार को नहीं चलाती, बाजार चलते हैं, फिर खबरें वजह बताती हैं। मतलब मार्केट की अपनी अंदरूनी ताकत या कमजोरी ये तय करती है कि वो किसी खबर पर कैसे रिएक्ट करेगा। खबर सिर्फ एक बहाना बन जाती है। इसका मतलब ये है कि एक मजबूत बाजार बुरी खबरों को भी पचा जाता है, उन्हें नजरअंदाज कर देता है। और एक कमजोर बाजार, वो अच्छी खबर आने पर भी गिर जाता है। तो अगली बार जब कोई बड़ी खबर आए तो खबर पर नहीं बल्कि प्राइस एक्शन यानी कीमत के रिएक्शन पर ध्यान देना है। असली कहानी वही मिलेगी। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है प्रिडिक्शन यानी भविष्यवाणी और ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन के बीच। भविष्यवाणी करना ये हमारे ईगो को अच्छा लगता है, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन ऑब्जर्वेशन मुनाफा दिलाता है। एक प्रोफेशनल ये पूछता है कि अभी क्या हो रहा है। वो सिर्फ मार्केट को पढ़ता है और उसके हिसाब से काम करता है, भविष्य बताने की कोशिश नहीं करता। और यहीं पर सबसे बड़ा सबक छिपा है। बाजार कभी गलत नहीं होता, हमारी राय गलत हो सकती है। तो मार्केट से लड़ना बंद करना होगा। अपनी राय को किनारे रखकर जो चार्ट दिखा रहा है उसे मानना सीखना होगा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? एक सीधी सी सच्चाई, बाजार इसलिए चलते हैं क्योंकि जब अनिश्चितता का माहौल होता है तो लोग भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं। बस ये सारे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड्स, ये सब उसी इंसानी भावना का नतीजा है। और पता है, यही बात इस स्किल को इतना पावरफुल बनाती है। जो लोग चार्ट पढ़ना सीखते हैं वो असल में इंसानी व्यवहार को पढ़ना सीख जाते हैं। और इंसानी व्यवहार वो हजारों सालों से नहीं बदला है और शायद आगे भी नहीं बदलेगा। तो अगली बार जब कोई चार्ट खोला जाए तो ये सवाल खुद से जरूर पूछना, क्या सिर्फ बाजार के पैटर्न्स देखे जा रहे हैं या फिर इंसानी व्यवहार को पढ़ा जा रहा है? यकीन मानिए, ये एक सवाल नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। नमस्कार। ट्रेडिंग की दुनिया में RSI, MACD, मूविंग एवरेज, ये नाम तो सुने ही होंगे। ये बहुत पावरफुल टूल्स हैं, है ना? पर एक अजीब बात है, ज्यादातर ट्रेडर्स इन्हें इस्तेमाल करके पैसा गंवाते हैं। तो गड़बड़ कहाँ हो रही है? और यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। ऐसा क्यों होता है? जो टूल्स हमारी मदद के लिए बने हैं वही हमारी सबसे बड़ी मुसीबत क्यों बन जाते हैं? क्या इन इंडिकेटर्स में ही कोई कमी है या फिर इन्हें इस्तेमाल करने का हमारा तरीका ही गलत है? असल में इसका जवाब एक बहुत बड़ी गलतफहमी में छिपा है। सारी प्रॉब्लम की जड़ पता है क्या है? ट्रेडर्स इन इंडिकेटर्स को एक क्रिस्टल बॉल, मतलब भविष्य बताने वाला कोई जादुई गोला समझ लेते हैं, जबकि इनका असली काम सिर्फ कंफर्म करना है कि बाजार में अभी क्या चल रहा है। तो चलिए इस पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। इसे हम कह सकते हैं इंडिकेटर ट्रैप, यानी एक तरह का जाल। ये जाल तब बिछता है जब हम उन टूल्स से 100% गारंटी की उम्मीद करने लगते हैं जो असल में सिर्फ संभावनाओं,
मतलब प्रोबेबिलिटी पर काम करते हैं। और ये जाल कई तरह का होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने चार्ट्स पर 10-15 इंडिकेटर्स लगा लेते हैं, नतीजा सिर्फ कंफ्यूजन। कुछ लोग हर एक सिग्नल को पत्थर की लकीर मान लेते हैं। और सबसे बड़ी गलती, वो ये भूल जाते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा इंडिकेटर तो खुद प्राइस है, यानी कीमत। बाकी सब कुछ उसके बाद आता है। तो सवाल ये है कि अगर इंडिकेटर्स भविष्य नहीं बताते तो फिर इनका असली काम है क्या? इनका काम है बाजार के मूड को मापना, उसके मिजाज को समझना। ये कोई भविष्यवक्ता नहीं है, बल्कि ये मार्केट के साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इसकी सही परिभाषा क्या होगी? देखिए, एक टेक्निकल इंडिकेटर बस एक टूल है। ये क्या मापता है? ये मापता है कि मार्केट के मूव में कितनी ताकत है, उसकी स्पीड क्या है, और सबसे ज़रूरी, बायर्स और सेलर्स में से किसका पलड़ा भारी है। ये बस एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कोई भविष्यवाणी नहीं। मशहूर ट्रेडर हैं अलेक्जेंडर एल्डर, उन्होंने इस बात को बहुत ही बढ़िया तरीके से कहा है, और ये एक ऐसी बात है जो सोचने का पूरा नज़रिया ही बदल देती है। वो कहते हैं कि इंडिकेटर्स सोचने का शॉर्टकट नहीं है, बल्कि वो हमारी सोच को एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर देते हैं, ताकि हम बेहतर फैसले ले सकें। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए ये मान लीजिए कि मार्केट के दो अलग-अलग मूड, या कहें तो दो पर्सनालिटीज होती हैं, और हर पर्सनालिटी के लिए एक अलग तरह का टूल बना है। अगर गलत सिचुएशन में गलत टूल इस्तेमाल किया तो नतीजा तो गलत ही निकलेगा ना। इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ है ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स, जैसे मूविंग एवरेज। ये तब कमाल का काम करते हैं जब बाजार एक दिशा पकड़ ले, ऊपर या नीचे। और दूसरी तरफ है ऑसिलेटर्स, जैसे RSI। ये तब काम आते हैं जब बाजार एक रेंज में हो, एक दायरे में फंसा हो। अब सबसे ज्यादा नुकसान कब होता है? जब कोई ट्रेडर ट्रेंडिंग मार्केट में RSI जैसे ऑसिलेटर को यूज करता है, या फिर साइडवेज मार्केट में मूविंग एवरेज लगाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अब कुछ कॉमन इंडिकेटर्स को लेते हैं और उनका असली मकसद समझते हैं। हम उनके मैथ्स या फॉर्मूले में नहीं जाएंगे, बस ये समझेंगे कि वो हमें असल में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मूविंग एवरेज। इसे सिर्फ एक लाइन की तरह देखना बंद कीजिए। सोचिए कि ये मार्केट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र। ये वो फेयर प्राइस है जिस पर ज्यादातर लोग सहमत हैं। अगर प्राइस इससे ऊपर है तो समझो बायर्स का कंट्रोल है, अगर नीचे है तो सेलर्स का। बस इतना सिंपल है ये। और ऑसिलेटर्स का क्या, जैसे RSI या स्टोकैस्टिक्स? इन्हें समझिए मार्केट का इमोशनल थर्मामीटर। ये बताते हैं कि ट्रेडर्स कब हद से ज्यादा लालची हो रहे हैं, जिसे हम ओवरबॉट कहते हैं, या कब हद से ज्यादा डर रहे हैं, जिसे ओवरसोल्ड कहते हैं। ये मार्केट के इमोशनल एक्सट्रीम्स को मापते हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। लोग ओवरबॉट देखते ही बेचने की सोचने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ी भूल है। एक मजबूत ट्रेंड में कोई भी स्टॉक महीनों तक ओवरबॉट जोन में रह सकता है। ओवरबॉट का असली मतलब है कि ट्रेंड बहुत मजबूत है। ये मतलब नहीं है कि वो अब पलटने ही वाला है। अब आते हैं वॉल्यूम पर। वॉल्यूम क्या है? ये किसी भी प्राइस मूव के पीछे का दम है, उसका कन्विक्शन। अगर प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मूव में दम है, बड़े प्लेयर्स शामिल हैं। लेकिन अगर प्राइस तो बढ़ रहा है पर वॉल्यूम नहीं, तो वो एक कमजोर मूव हो सकता है। एक और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है डाइवर्जेंस। इसका सीधा सा मतलब है जब प्राइस और इंडिकेटर दोनों अलग अलग कहानी सुना रहे हों। जैसे मान लीजिए प्राइस तो एक नया हाई बना रहा है, लेकिन इंडिकेटर नया हाई नहीं बना पा रहा। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि उस मूव के पीछे की ताकत, उसका मोमेंटम अब कम हो रहा है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? याद रखिए, डाइवर्जेंस एक वार्निंग है, एक चेतावनी। ये ट्रेड करने का सिग्नल नहीं है। ये बस कह रहा है कि सावधान हो जाओ। ये नहीं कह रहा कि तुरंत बेच दो। ये तैयारी का समय है, एक्शन लेने का नहीं। तो इन सारे टूल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आखिर क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए एक प्रोफेशनल माइंडसेट, एक ऐसी सोच जो टूल्स से ज्यादा डिसिप्लिन पर, अनुशासन पर फोकस करती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का एक ही मंत्र है, लेस इज मोर। मतलब कम ही ज्यादा है। वो अपने चार्ट्स को इंडिकेटर्स से भरते नहीं हैं। वो बस कुछ गिने चुने टूल्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें अंदर बाहर पूरी तरह समझते हैं। सीधी सी बात है, एक क्लियर सिग्नल 5 कंफ्यूजिंग सिग्नल से 1000 गुना बेहतर है। अलेक्जेंडर एल्डर इसके लिए एक बहुत ही शानदार तरीका बताते हैं, ट्रिपल स्क्रीन थिंकिंग। 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सबसे बड़े टाइम फ्रेम पर मेन ट्रेंड को पहचानो।
स्टेप 2, मीडियम टाइम फ्रेम पर उस ट्रेंड के खिलाफ एक छोटा सा पुल बैक या करेक्शन ढूंढो। और स्टेप 3, सबसे छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री करने का एकदम सही मौका देखो। इस तरीके से आप हमेशा मार्केट के बहाव के साथ रहते हैं। तो आखिर में इंडिकेटर्स का असली काम क्या है? उनका काम ये बताना नहीं है कि कब खरीदना है या कब बेचना है, नहीं। उनका काम एक फिल्टर की तरह है। वो ये तय करने में मदद करते हैं कि क्या ये ट्रेड लेने लायक है भी या नहीं। अगर है तो कितना एग्रेसिव होना चाहिए, और सबसे ज़रूरी वो ये बताते हैं कि कब कुछ भी नहीं करना है, कब मार्केट से बस दूर रहना है। और ये आखिरी और सबसे पावरफुल सच है। अगर किसी को ये समझने के लिए इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ रही है कि प्राइस क्या कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसने अभी तक प्राइस को ही पढ़ना नहीं सीखा है। याद रखिए, इंडिकेटर्स प्राइस एक्शन के हेल्पर हैं, उसका रिप्लेसमेंट नहीं। तो आखिर में सारी बात इस एक सवाल पर आके टिक जाती है। अपने ट्रेडिंग सिस्टम को देखिए और अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या मेरे टूल्स मेरी सोच को एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं या वो मेरी जगह पर सोच ही रहे हैं? इस सवाल के जवाब में ही कामयाबी का राज छिपा है। ट्रेडिंग की दुनिया में असली चुनौती क्या है? ज्यादातर लोग सोचते होंगे सही स्टॉक चुनना, लेकिन नहीं। सबसे बड़ी चुनौती है खुद को कंट्रोल करना। तो आज हम यही समझेंगे कि कैसे एक मजबूत डिसिप्लिन वाला सिस्टम आपको रैंडम एक्शन लेने से रोककर एक फायदेमंद ट्रेडर बना सकता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब बाजार ऊपर जाता है तो दिल में एक अलग ही जोश भर जाता है, और जैसे ही वो नीचे जाने लगता है तो घबराहट होने लगती है? अगर हाँ, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी भावनाओं के ही गुलाम होते हैं। चलिए देखते हैं कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए। देखिए, बिना किसी प्लान के ट्रेडिंग करना ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक तूफानी समंदर में हो और आपकी नाव में पतवार ही न हो। आप हर लहर के साथ बस इधर-उधर भटकते रहते हैं। अचानक कोई ट्रेड ले लिया, फिर डर के मारे उसे बेच दिया। ये एक ऐसा चक्कर है जो सिर्फ नुकसान देता है और धीरे-धीरे सारा कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे दो अलग-अलग तरह के ड्राइवर हैं। एक वो है जो हर सिग्नल पर गुस्सा करता है, बार-बार लेन बदलता है और उसका पूरा सफर तनाव से भरा है। और दूसरा वो है जो शांति से अपने रास्ते पर चल रहा है क्योंकि उसे पता है कि उसे कहाँ जाना है। अब सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन सा ड्राइवर बनना चाहेंगे? तो इस इमोशनल रोलर कोस्टर से उतरने का रास्ता क्या है? जवाब है एक ट्रेडिंग सिस्टम। ये एक ढाल की तरह है जो आपको डर और लालच के हमलों से बचाता है। यह आपको साफ-साफ बताता है कि कब एक्शन लेना है और कब शांति से पीछे हट जाना है। एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम एक चेकलिस्ट जैसा होता है। ट्रेड लेने से पहले ये 5 सवाल खुद से पूछने ही होंगे। मैं क्या खरीद रहा हूं? मैं क्यों खरीद रहा हूं? मैं कब खरीदूंगा? अगर मैं सही साबित हुआ तो कब बेचूंगा? और सबसे जरूरी, अगर मैं गलत हुआ तो कब बेचूंगा? अगर इन सभी का जवाब तैयार है, तभी एक्शन लेना है। एक सिस्टम आपको भविष्य बताने वाले से एक स्ट्रैटेजिस्ट बना देता है। आप ये अंदाजा नहीं लगाते कि क्या होगा, आप बस इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ये करूंगा। तो अब ये खेल उम्मीद का नहीं बल्कि पूरी तैयारी का बन जाता है। चलिए अब आते हैं असली खेल पर। ये वो 3 नियम हैं जो या तो किसी ट्रेडर को बना सकते हैं या फिर पूरी तरह से बिगाड़ सकते हैं। देखते हैं कि इन पर महारत कैसे हासिल की जाए। ट्रेडिंग में हिचकिचाहट सबसे बड़ी दुश्मन है। जब आपका सिस्टम आपको सिग्नल दे तो एक्शन तुरंत होना चाहिए। सोचने में बिताया गया 1 सेकंड भी एक बड़े फायदे से दूर कर सकता है। अच्छे नियम इसी हिचकिचाहट को खत्म कर देते हैं। स्टॉप लॉस विफलता की स्वीकारोक्ति नहीं है, यह व्यापार की लागत है। ये इतनी जरूरी बात है कि इसे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चिपका लेना चाहिए। ये हमेशा याद दिलाएगा कि आप एक बिजनेसमैन हैं, कोई जुआरी नहीं। जरा सोचिए, एक बड़े नुकसान के बाद हफ्तों तक दोबारा ट्रेडिंग करने की हिम्मत ही नहीं होती। कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट जाता है। स्टॉप लॉस आपको इसी दिल तोड़ने वाली सिचुएशन से बचाता है। ये आपके पैसे के साथ साथ आपके दिमागी सुकून और हिम्मत की भी रक्षा करता है। अजीब बात है ना, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग नुकसान से बचने के लिए बना है। जब हम फायदे में होते हैं तो लालच कहता है थोड़ा और रुको, और जब हम नुकसान में होते हैं तो डर कहता है बस इस दर्द से बाहर निकलो। ये एक नेचुरल इंसानी आदत है, लेकिन ट्रेडिंग में ये बहुत खतरनाक साबित होती है। इसका एक तरीका है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना। ये आपको अपना प्रॉफिट लॉक करने की सहूलियत देता है और साथ ही ट्रेड को और बढ़ने का मौका भी देता है। ये अनुशासन और फ्लेक्सिबिलिटी का एक परफेक्ट बैलेंस है
जो भावनाओं को खेल से बाहर रखता है। अब चुनना ये है कि वो ट्रेडर बनना है जो हर ट्रेड पर जीता या मरता है, या फिर वो ट्रेडर जो एक लंबी प्रोसेस पर भरोसा करता है। ये चुनाव सिर्फ नियमों का नहीं, बल्कि सोचने के तरीके को बदलने का है। एक शौकिया ट्रेडर एक लॉटरी टिकट खरीदना चाहता है, वहीं एक प्रोफेशनल ट्रेडर एक बीमा कंपनी चलाना चाहता है। शौकिया ये साबित करना चाहता है कि मैं सही था, प्रोफेशनल बस पैसा कमाना चाहता है। यही सारा फर्क है। देखिए, एक अच्छा बेसबॉल खिलाड़ी भी हर बार गेंद को हिट नहीं कर पाता, लेकिन वो जानता है कि अगर वो अपनी तकनीक पर टिका रहा तो लंबे समय में वो जरूर सफल होगा। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल यही सच है। एक ट्रेड तो बस शोर है, 100 ट्रेड्स सच्चाई बताते हैं। एक सिस्टम बनाना तो सिर्फ पहला कदम है, असली चुनौती तो उस पर टिके रहना है, हर दिन हर ट्रेड में। याद रखिए, ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि कंप्यूटर के सामने बैठकर बस कुछ करने के लिए बेचैनी हो रही हो, भले ही कोई अच्छा मौका ना दिखे? ये बोरियत है, और ये ट्रेडिंग खाते को खत्म कर सकती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर को पैसा तब नहीं मिलता जब वो ट्रेड करता है, बल्कि तब मिलता है जब वो सही ट्रेड करता है। कैश में रहना भी एक पोजीशन है, और यकीन मानिए, ये सबसे शक्तिशाली पोजीशंस में से एक है। ये आपको अपनी पूंजी को बचाने और एक बेहतर मौके का शांति से इंतजार करने की ताकत देता है। ये धैर्य का खेल है, और इस खेल में धैर्य हमेशा जीतता है। एक ट्रेडिंग जर्नल आपका सबसे अच्छा दोस्त भी है और सबसे कठोर आलोचक भी। यही आपको बताएगा कि आप क्या सही कर रहे हैं और कहाँ गलती हो रही है। ये आपको ईमानदार रखेगा, खासकर उन पलों में जब खुद से झूठ बोलने का मन करेगा। बिना जर्नल के ट्रेडिंग करने का मतलब है आंखों पर पट्टी बांधकर एक ही भूल भुलैया में बार बार खो जाना। तो खुद से पूछना होगा, क्या एक ही गलती को बार बार दोहराना है या उनसे सीखकर आगे बढ़ना है? चुनाव अपना अपना है। इसे अपना मंत्र बना लीजिए। प्रोसेस पर ध्यान दें, रिजल्ट पर नहीं। अगर आप हर दिन सही काम करते हैं, अपने नियमों को फॉलो करते हैं, तो सफलता आखिर में आपके पीछे आएगी ही। यह बाजार का नियम है। तो आखिर में सवाल बस इतना है, आपकी ट्रेडिंग उम्मीद पर बनी है या एक सिस्टम पर? आपका आने वाला ट्रेडिंग करियर इसी एक सवाल के जवाब पर निर्भर करता है। तो ट्रेडिंग के बारे में अब तक जो कुछ भी सुना या सीखा है, जैसे बड़े बड़े प्रॉफिट के पीछे भागना या एकदम सही एंट्री पॉइंट खोजना, चलिए 1 मिनट के लिए उसे साइड में रखते हैं। आज हम इस पूरी चीज को एक बिल्कुल अलग एंगल से देखने वाले हैं, और वो है सर्वाइवल। जी हाँ, सिर्फ गेम में टिके रहना। पता है, यही वो एक मानसिकता है जो एक शौकिया और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देती है। एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि ज्यादातर ट्रेडर्स आखिर में अपना पैसा गंवा देते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? मतलब इतनी सारी स्ट्रैटेजीज हैं, इतना एनालिसिस मौजूद है, फिर भी ऐसा क्यों होता है? असल में जो असली विलन है ना, वो नहीं है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग अपनी नाकामी का ठीकरा अपने खराब आइडियाज पर फोड़ते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी स्ट्रैटेजी ही गलत थी, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। असली वजह है खराब रिस्क मैनेजमेंट। ये वो साइलेंट किलर है जो सबसे अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को भी तबाह कर सकता है। तो अगले कुछ मिनटों में हम 4 बहुत जरूरी हिस्सों को समझने वाले हैं। शुरुआत करेंगे मुनाफे से पहले सर्वाइवल की नींव से, फिर हम पेशेवर की मानसिकता को समझेंगे, उसके बाद खेल के नियमों पर बात करेंगे, और आखिर में गणित से परे जाकर उन ताकतों को देखेंगे जो लंबे समय तक टिके रहने के लिए जरूरी हैं। तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडिंग का सबसे पहला और बुनियादी नियम, पैसा कमाना पहला गोल नहीं है। नहीं, पहला गोल है खेल में बने रहना। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये एक बहुत ही गहरा सच है। अलेक्जेंडर एल्डर की ये शब्द इस बात को एकदम साफ कर देते हैं। सोचिए, मार्केट तो हमेशा मौके देता रहेगा, मौके कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन हमारा कैपिटल वो लिमिटेड है। अगर कैपिटल ही 0 हो गया तो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी किस काम की? मौके हमेशा रहेंगे, लेकिन कैपिटल नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं माइंडसेट की। यही वो चीज है जो एक शौकिया और एक प्रोफेशनल के बीच असली लकीर खींचती है। ये पूरा का पूरा एक फोकस शिफ्ट है, प्रॉफिट के सपने देखने से हटकर अपने नुकसान को बचाने पर ध्यान देने का। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, बाजार में जो अनिश्चितता है उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो तो हमेशा रहेगी। लेकिन जो चीज कंट्रोल की जा सकती है वो है रिस्क।
रिस्क तभी आता है जब कोई पोजीशन ली जाती है और ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। और देखिए, मानसिकता का ये बदलाव इस एक सवाल से साफ पता चलता है। एक शौकिया ट्रेडर क्या पूछता है? मैं कितना कमा सकता हूँ? वहीं एक प्रोफेशनल पूछता है, अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं कितना गवा सकता हूँ? बस ये एक सवाल सब कुछ बदल देता है। तो सवाल ये है कि इस मानसिकता को एक्शन में कैसे लाया जाए। यहीं पर एंट्री होती है खेल के नियमों की। ये वो प्रैक्टिकल मैथमेटिकल नियम हैं जिन्हें प्रोफेशनल्स हर एक दिन फॉलो करते हैं ताकि उनकी कैपिटल और उनका करियर दोनों सुरक्षित रहें। पहला और सबसे ज़रूरी नियम 1% रूल। इसका सीधा सा मतलब है, किसी भी एक ट्रेड पर अपनी टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का 1% से ज़्यादा का रिस्क कभी नहीं लेना। खासकर नए ट्रेडर्स के लिए ये नियम कैपिटल बचाने का सबसे बड़ा हथियार है। जो थोड़े अनुभवी ट्रेडर्स हैं, उनके लिए ये लिमिट 2% तक जा सकती है, पर ये बिल्कुल लक्ष्मण रेखा है। 2% का नियम ये पक्का करता है कि अगर लगातार कुछ ट्रेड गलत भी हो जाए तो भी अकाउंट खाली ना हो जाए और दिमाग शांत रहे। बड़े दाव लगाने में मज़ा तो आता है, पर तभी तक जब तक वो गलत ना हो जाए। तो हम इस 1 या 2% को कंट्रोल कैसे करते हैं? इसका जवाब है पोजीशन साइजिंग। ये सिर्फ ये तय करना नहीं है कि कितना खरीदना है, नहीं, ये एक पूरी मैथमेटिकल प्रोसेस है। और यहीं पर मैथ और साइकोलॉजी आकर मिलते हैं और यहीं असली एज मिलती है। अब बात करते हैं ड्रॉडाउन के बेरहम गणित की। एक ऐसा मैथमेटिकल सच जो कई ट्रेडर्स को बर्बाद कर देता है। 50% का नुकसान होना बहुत बुरा है, लेकिन उससे उबरना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। इसको ऐसे समझिए, अगर कैपिटल 50% कम हो गया तो वापस उसी जगह आने के लिए 100% का प्रॉफिट कमाना होगा, डबल। मैथ्स किसी को नहीं बख्शता, और यही वजह है कि बड़े नुकसान से बचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें नुकसान को देखने का नज़रिया बदलना होगा। एक अच्छे ट्रेडिंग सिस्टम में छोटे छोटे कंट्रोल किए हुए नुकसान सिस्टम का एक ज़रूरी हिस्सा होते हैं, कोई गलती नहीं। असल में ये वो कीमत है जो हम बड़े नुकसान से बचने के लिए चुकाते हैं। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है एक्सपेक्टेंसी का। देखिए, एक प्रोफेशनल किसी एक ट्रेड के नतीजे को लेकर परेशान नहीं होता। उन्हें पता है कि असली परफॉर्मेंस कई ट्रेड्स की एक सीरीज में नापी जाती है। एक ट्रेड का कोई मतलब नहीं है, लेकिन 100 ट्रेड्स का मतलब सब कुछ है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं। सिर्फ मैथ्स और नियम ही काफी नहीं है, कुछ ऐसी अदृश्य ताकतें भी हैं जो ये तय करती हैं कि कोई ट्रेडर लंबे समय तक इस खेल में बना रहेगा या नहीं। इनमें सबसे जरूरी है इमोशनल कैपिटल। इसे एक अदृश्य बैंक अकाउंट की तरह समझिए। हर नुकसान इस अकाउंट से थोड़ा पैसा निकाल लेता है, और जब भी अकाउंट खाली हो जाता है तो डिसिप्लिन टूट जाता है और गलतियां होने लगती हैं। यही वजह है कि स्क्रीन से दूर हटना कमजोरी की निशानी नहीं है, ये एक प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट तकनीक है। ये अपने इमोशनल बैंक अकाउंट को फिर से भरने का एक तरीका है ताकि फोकस और डिसिप्लिन बना रहे। अपनी इमोशनल कैपिटल को बचाने के लिए प्रोफेशनल्स के पास कुछ ऐसे नियम होते हैं जिन्हें वो कभी नहीं तोड़ते, जैसे कि एक दिन में या एक हफ्ते में मैक्सिमम कितना लॉस लेना है। जैसे ही वो लिमिट पूरी होती है, वे ट्रेडिंग बंद कर देते हैं। डिसिप्लिन तब कैपिटल बचाता है जब जजमेंट कमजोर पड़ जाता है। एक प्रोफेशनल अपने परफॉर्मेंस को लेकर बहुत यथार्थवादी होता है। वो जानता है कि उसका इक्विटी कर्व एक सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाएगा, उसमें पठार भी आएंगे और छोटी मोटी गिरावटें भी। लक्ष्य लगातार बने रहना है, रातों रात अमीर बनना नहीं। ट्रेडिंग में कामयाबी का मतलब कुछ शानदार रिटर्न कमाना नहीं है। इसका असली मतलब है इतने लंबे समय तक गेम में टिके रहना कि आपकी स्ट्रैटेजी अपना काम कर सके और आपको उसका फायदा मिल सके। और अंत में प्रोफेशनल ट्रेडिंग का पूरा सार यही है। पूरा का पूरा खेल इस बात पर टिका है कि आप बड़े नुकसान से कैसे बचते हैं, ना कि इस बात पर कि आप कितना बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। जो लोग बड़ी हार से बच जाते हैं वही आखिर में कामयाब होते हैं। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ रहा हूँ। अपनी ट्रेडिंग के बारे में सोचिए और खुद से पूछिए, क्या मेरी स्ट्रैटेजी सिर्फ जीतने के लिए बनी है या फिर ये लंबे समय तक टिके रहने के लिए बनी है? यकीन मानिए, जवाब में ही सारा फर्क छिपा है।